जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से आगे की क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 हमसे क्या कह रहा है कि आ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ एल कैरीज अ लोड वेरिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम जीरो एट लेफ्ट एंड टू मैक्सिमम एट राइट एंड। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स एट द डिस्टेंस ऑफ। हमको बताना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे अकर्स होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखो हमसे कह रहा है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो हमने सिंपली सपोर्टेड बीम बना दिया। उसमें कह रहा है कि लोड जो है वो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है और इस तरीके से वेरी कर रहा है कि लेफ्ट सपोर्ट पर तो उसकी इंटेंसिटी जीरो है और जो राइट सपोर्ट है उस पर क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या है, लोड वेरी करेगा। ये हमसे बोला है। हमको बताना कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होगा, कितनी डिस्टेंस पर होगा। तो अब वो अब ये देखो यहाँ पे लेफ़्ट से भी दे रखा है और राइट से भी दे रखा है, तो हमको लेफ़्ट और राइट दोनों से कैलकुलेट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। या एक साइड से कैलकुलेट कर लो, अगर टोटल स्पैन एल है तो आप लेफ़्ट से पता कर लो, अगर राइट से आंसर होगा तो एल में से माइनस कर देंगे उसको, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें दो पॉइंट पता होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर आप लोगों ने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंडेशन रहेगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के फर्स्ट लेक्चर से देखिए, तब आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ पे एक तो मैंने आप लोगों को बताया था पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर वो होता है जिस सेक्शन पर हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या हो, जीरो हो। जिस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट जीरो मिल जाएगा वहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मिल जाता था। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर मान लो कि हमारे पास जिस सेक्शन पर शियर फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। जिस सेक्शन पर शियर फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, वहाँ पर हमको बेंडिंग मोमेंट क्या देखने को मिलेगा, मैक्सिमम देखने को मिलेगा। तो ये दो कंडीशन हमको बेसिक पता होनी चाहिए। तो अगर हम ये पता कर लें इस सेक्शन का एसएफडी बना करके कि कहाँ पर हमारा शियर फोर्स जीरो होगा, तो हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि वहीं पर हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है कि नहीं। तो हम यही अपनी टेक्निक्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम इसका एसएफडी बनाएंगे, देन हम इसके बाद क्या करेंगे, इसका पता करेंगे कि कहाँ पर हमारा शियर फोर्स जीरो होगा। देखिए ये हमारे पास एक सेक्शन है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए रिएक्शन आप लोगों को डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पर हमारा पी लोड लग रहा है, तो आधी रिएक्शन P/2 इधर चली जाएगी, P/2 इधर चली जाएगी। इसी तरीके से अगर मान लो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता W न्यूटन पर मीटर का हमारे पास, तो इधर रिएक्शन अगर इसकी स्पेन एल थी तो इधर WL/2 आ जाता, रिएक्शन इधर WL/2 आ जाता। सिंपल एक केस हमारे पास ये होता है जब हमारे पास यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हो, तो इधर हमारी जो रिएक्शन आती है WL/6 आती है और इधर कितनी आती है, WL/3। जिधर लोड की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है उधर उसका रिएक्शन का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होता है। इधर लोड की इंटेंसिटी कम है तो रिएक्शन का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, कम होता है। सही है। तो हमने ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, हमें एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको कैलकुलेट करने के लिए लगेंगे। अब जब हम शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, एसएफडी बनाते हैं, तो उसके लिए साइन कन्वेंशन हमें बहुत ज़रूरी होता है फॉलो करना। तो साइन कन्वेंशन होता है राइट अपवर्ड नेगेटिव, तो राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव, राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव, तो लेफ़्ट डाउनवर्ड नेगेटिव, लेफ़्ट डाउनवर्ड नेगेटिव, तो लेफ़्ट अपवर्ड पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं अपना शियर फोर्स डायग्राम बनाते समय। तो हम अपना शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमने सपोज़ कोई सेक्शन ले लिया एक्स एक्स, तो इसके लिए हम जब शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो ये हमारा कुछ एसएफडी बन के आ जाएगा। मैं इतना मान करके चल रहा हूँ कि आपको एसएफडी बीएमडी बनाना आता होगा, ठीक है। तो हमने इसका शियर फोर्स डायग्राम बना है, ये आया। तो हमने सेक्शन कट किया एक्स एक्स, इस सेक्शन पर हम अपना शियर फोर्स निकालेंगे। तो जब शियर फोर्स निकालेंगे एट सेक्शन एक्स एक्स, तो हमारे पास इधर से रिएक्शन कितनी आ रही है, तो यहाँ आ रही है, तो मैंने आप लोग को बताया लेफ्ट अपवर्ड क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो इधर से आ रही की वैल्यू कितनी, WL/6, तो WL/6 माइनस की। अब इधर से देखो ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का लोड कितना होता है, जितना ट्रायंगल का एरिया होता है, तो कितना हो जाएगा 1/2। तो कितना W x/x आ जाएगा। अब WX कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसके लिए हम अपनी सिमेट्रिकल ट्रायंगल की कंडीशन लगाएंगे। सिमेट्रिकल ट्रायंगल की कंडीशन लगा करके वहाँ से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और इसकी वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा W। देखो यहाँ पे हमने सिमेट्रिकल ट्रायंगल की कंडीशन लगा रखी है। पहले हमने कितना लिया, WX/x लिया, फिर यहाँ पर W/L लिया। दो ट्रायंगल हैं, दोनों सिमेट्रिकल हैं, तो यहाँ से WX की वैल्यू आ जाएगी W ये एक्स रेस्पेक्ट में और W x/L आ जाएगी। तो यहाँ पे हम रख देंगे WX²/2L। अब ये हमारे पास शियर फोर्स की इक्वेशन आ गई सेक्शन एक्स एक्स पे। अब मैंने आपको क्या बोला, जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा वहाँ पर शियर फोर्स क्या होगा, जीरो। तो इस शियर फोर्स को क्या कर दो, जीरो कर दो और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, L/√3 आई। कहाँ पर, फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि सेक्शन हमने ए पॉइंट से लिया था और ये हमारा कहाँ पर, लेफ्ट में। तो लेफ्ट से हमको कितनी वैल्यू मिली, L/
√3। तो हम देख लेते हैं ये हमें वैल्यू मैच कर रही है या नहीं लेफ़्ट से। तो बिल्कुल लेफ़्ट से हमारी वैल्यू मैच कर रही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर मान लो किसी वजह से मैच नहीं करती तो हमें राइट से दे रखा होता आंसर, तो टोटल स्पेन हमारे पास कितनी थी, एल थी, और लेफ़्ट से हमको कितनी मिली, L/√3। तो राइट से इसको पता करने के लिए एल माइनस के L/√3 हम उसको कर देते, तब भी हमारे पास आंसर आ जाता। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो क्या पूछना चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 52 सॉरी। इफ़ अ कैंटिलीवर बीम कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द एंटायर लेंथ, हमारे पास कह रहा है कि कैंटिलीवर बीम है और उसकी ऑल ओवर द लेंथ अब क्या है, हमारे पास क्या लगा हुआ है, एंटायर लोड पर एंटायर स्पैन पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। देन द शेप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, हमको बताना है एसएफडी की शेप कैसी होगी और बीएमडी की शेप कैसी होगी। तो मैंने आप लोग को बता तो रखा है, अगर आपके पास क्या है, पॉइंट लोड है, ठीक है, तो एसएफडी की शेप स्ट्रेट लाइन होगी और बीएमडी की लीनियर होगी। और अगर यूडीएल है तो जो शियर फोर्स डायग्राम है उसके लिए कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, और बीएमडी के लिए कैसी होगी, पैराबोलिक होगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमसे पूछा है। तो इसके लिए हमने बनाया हुआ भी यहाँ पे देखिए, ये हमने शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो जैसे कि मैंने आपको बोला शियर फोर्स के लिए कैसा आ जाएगा, एक आप लोग के लिए लीनियर लाइन आ जाएगी, तो लीनियर लाइन यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि x⁻1 है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो ये डायग्राम गलत है बना हुआ। जब यहाँ पे हम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट लेंगे ना, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का साइन कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि एक्स सेक्शन पे अगर आप ले रहे हो लेफ्ट से, तो आपको मालूम होगा कि जब हम सेक्शन के राइट में जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये आप लोग का ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। तो ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट, तो ये कैसा आ रहा है हमारे पास, पैराबोलिक। कैसा आ रहा है, पैराबोलिक। तो पैराबोलिक को पावर 2 हो तो उसको पैराबोलिक भी बोल सकते हैं या क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों हम उसको बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल जो बन के आएगा वो लीनियर लाइन से बन के आएगा। और क्वाड्रेटिक पैराबोलिक कह दो, क्वाड्रेटिक कह दो या पैराबोलिक कह दो, तो दोनों एक ही होते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके का इसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन कर आएगा। ठीक है, तो दोनों की शेप उसने पूछी थी, शियर फोर्स की भी पूछी थी और बेंडिंग मोमेंट की भी पूछी थी। तो शियर फोर्स की ये हो जाएगी, बेंडिंग मोमेंट की ये हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। इसको हम देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अ पोर्शन ऑफ बीम बिटवीन टू सेक्शन इज सेड टू बी प्योर बेंडिंग व्हेन देयर इज, हमसे कह रहा है एक बीम है और उस बीम का कोई भी दो पॉइंट के दो सेक्शन के बीच जो है, हमको बताना है कब हम उस मान लो कोई बीम है, ठीक है, तो ये दो सेक्शन है, इन दो सेक्शन के बीच की जो स्पैन है हम इसको कब बोलेंगे कि अंडर ये प्योर बेंडिंग है, इस पर केवल प्योर बेंडिंग लग रहा है। तो इनमें से बताना कौन से केस में हम उसको बोल सकते हैं। देखिए मैं आप लोग को बता करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास है। तो यहाँ पे देखिए, जब हमारे पास ये कोई बीम था, ये ओवर हैंगिंग बीम था, यहाँ पे डब्ल्यू इंटेंसिटी लोड था, इसके लिए हमने एसएफडी बनाया और यहाँ बीएमडी बनाया। तो हमसे कह रहा है कि हम कब बोल सकते हैं कि ये जो दो पॉइंट के बीच की जो स्पैन है, अगर हम इसको बोलें ये हमारे पास प्योर बेंडिंग में होगी। तो अगर यहाँ पे हमारे पास शियर फोर्स क्या हो, जीरो हो, शियर फोर्स क्या हो, जीरो, और बेंडिंग मोमेंट क्या हो, कॉन्स्टेंट हो। बेंडिंग मोमेंट क्या हो, कांस्टेंट हो। देखो यहाँ से यहाँ तक बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है या नहीं, वेरी थोड़ी ना कर रहा है, यहाँ से वेरी कर रहा है। यहाँ सबसे ज़्यादा था, फिर यहाँ से होते होते डिक्रीज़ हो गया। यहाँ देखो, यहाँ पे हमारा कम था, यहाँ से होते होते इंक्रीज़ हो गया, इस तरीके से। तो हमारे पास क्या है, शियर फोर्स जीरो होना चाहिए और बेंडिंग मोमेंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो जितनी स्पेन में हमारे पास ये कंडीशन फॉलो होगी, हमारे पास वहाँ पर प्योर बेंडिंग की कंडीशन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट होना चाहिए और शियर फोर्स जीरो होना चाहिए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्योर बेंडिंग की कंडीशन ये भी होती है अगर ये हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पे हम अगर बाहर से एक्सटर्नल कंसंट्रेटेड मोमेंट लगाएं, तो हमारे पास ये कंडीशन भी कौन सी होती है, प्योर बेंडिंग की होती है। तो इस केस में भी जब आप शियर फोर्स डायग्राम बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब शियर फोर्स क्या है हमारा, जीरो है। और जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे तो इस तरीके का कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा, क्योंकि इधर भी कंसंट्रेटेड मोमेंट है और इधर भी कंसंट्रेटेड मोमेंट है। तो चाहे आप इस केस से समझ सकते हो, ये भी आप लोग के लिए सिंपल होगा समझने के लिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। क्वेश्चन नंबर 54 हमसे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ विड्थ टू डेप्थ, विड्थ टू डेप्थ का हमसे रेशियो कह रहा है ऑफ अ स्ट्रॉन्गेस्ट बीम दैट कैन बी कट आउट ऑफ सिलेंड्रिकल लॉग ऑफ वुड। हमसे कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल लॉग ऑफ वुड है, मतलब जैसे होता है ना टिम्बर, टिम्बर होता है ये
सिलेंड्रिकल लॉग ऑफ वुड है। तो हमसे कह रहा है इससे हमें रेक्टेंगुलर सेक्शन कट करना है, और रेक्टेंगुलर सेक्शन भी ऐसा कट करना है जिसकी क्या हो, स्ट्रॉन्गेस्ट बीम होना चाहिए, हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बीम होना चाहिए। तो इस तरीके का हमको सेक्शन कट करना है। तो हमने विड्थ ले ली, ये हमने डेप्थ ले ली, और मान लो इसका हाइपोटेनस कितना हो गया h, ठीक है। तो हमको मालूम है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बीम कौन सा होगा, जिसका सेक्शन मॉडुलस मैक्सिमम होगा, जिसका सेक्शन मॉडुलस क्या होगा, मैक्सिमम होगा, वो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बीम होगा। तो हम इसका पहले सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे, फिर उसकी मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन लगाएंगे उसमें, और फिर निकालेंगे विड्थ और डेप्थ का रेशियो कितना आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए ये हमने क्या है, एक सेक्शन लिया है अपना, जिसकी विड्थ W है, डेप्थ D है, और इसका हाइपोटेनियस कितना ले लिया हमने h। तो इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो h स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा W स्क्वायर प्लस के D स्क्वायर, यही आएगा ना, देखो। तो h हमारे पास क्या हो गया, डाया हो गया एक तरीके से। तो h क्या हो जाएगा, d क्या हो जाएगा, डेप्थ हो गया, w क्या हो गया, विड्थ हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो d निकाल लिया हमने वहाँ से। सेक्शन मॉडुलस हमको रेक्टेंगुलर सेक्शन का मालूम है कितना होता है, z इज इक्वल टू डब्लू डी स्क्वायर बाई 6 होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा बी डी स्क्वायर बाई 6। तो वहाँ पे b क्या लेते थे, विड्थ लेते थे, और डेप्थ क्या लेते थे, d लेते थे। एक सेकेंड गाइस, ठीक है। तो ये हमारे पास आई है सेक्शन मॉडुलस। अब सेक्शन मॉडुलस हम इस डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर की जगह ये वैल्यू उठा करके रख देंगे इक्वेशन 1 से, ये रख दिया हमने। अब मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन हमको चाहिए। तो मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन हमने लगाई, ये होगी हमारे पास। तो डब्लू इजिकल टू आएगा इस इक्वेशन का, जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे डब्लू के रेस्पेक्ट में, तो ये इक्वेशन आएगी हमारे पास। तो ये इक्वेशन होगी हमारे पास 2। और अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 देखिए हमारे पास, ये इक्वेशन 1 थी। इक्वेशन 1 में W की जगह पर हम रख देंगे कितना, अपना h/√3। देखो W की जगह पर हम कितना रख देंगे, h/√3। W की वैल्यू उठा करके इक्वेशन 1 में रख दी, तो यहाँ से हमारे पास D निकल करके आ जाएगा, D की वैल्यू ये आ जाएगी। अब हमारे पास विड्थ की इक्वेशन आ गई, डेप्थ की इक्वेशन आ गई, और हमसे पूछा क्या है, विड्थ और डेप्थ का रेशियो पूछा है। तो ऊपर कितना आ जाएगा, h/√3, और नीचे कितना आ जाएगा, √2/3 और h, ये आ जाएगा। जब दोनों को सोल्व करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/√2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो सही आंसर जो हो जाएगा हमारे पास, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर P बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को सोल्व भी करके दिखा दिया किस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 से पहले एक इंपॉर्टेंट देखो, अगर आप लोग को गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कंप्लीट पीडीएफ और वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा एप्लीकेशन है वीआईपी सिविल गुरु, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो प्ले स्टोर से। जब आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आप लोग को मोबाइल नंबर से इनरोल कर लेना है, फिर उसके बाद स्टोर में चले जाना है। तो वहाँ पर 399 में आप लोग को क्या है, कंप्लीट कंप्लीट पीडीएफ और वीडियो सॉल्यूशन, कंप्लीट पीडीएफ और वीडियो सॉल्यूशन जो है वो आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा केवल 399 में। तो वहाँ पे आप जा कर के इसको एक्सेस कर सकते हो। और हमारा एक कोर्स भी चल रहा है, अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है, वन लीनियर प्लस के कॉन्सेप्ट के नाम से हमारा चल रहा है सिविल इंजीनियरिंग का। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। कोई भी आपका ऑल इंडिया जेई का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट एई का एग्ज़ाम हो, तो इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट कोर्स होने वाला है। एसएससी जेई भी क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो कोई भी आप लोग का एग्ज़ाम हो तो वन ऑफ द बेस्ट कोर्स होने वाला है, और उसमें हम सभी सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। अब तक लगभग इसमें हम 8 to 9 सब्जेक्ट अपने कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप जा करके वहाँ से इसको विजिट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 55। इसमें कह रहा है ऑफ द सेवरल प्रिज्मेटिक बीम ऑफ इक्वल लेंथ। हमारे पास क्या है, सेवरल प्रिज्मेटिक बीम है, इक्वल लेंथ के हैं। द स्ट्रोंगेस्ट इन फ्लेक्चरल इज़ द वन हैविंग मैक्सिमम। देखिए हमारे पास प्रिज्मेटिक बीम है, और उनका क्या है, हमको बताना है कि इक्वल लेंथ के हैं। सबसे पहली चीज़ तो प्रिज्मेटिक बीम है और इक्वल लेंथ के हैं, तो और वो स्ट्रोंगेस्ट हैं किसमें, फ्लेक्चरल में। तो फ्लेक्चरल में अगर मैक्सिमम करना है, फ्लेक्चरल का मतलब क्या होता है, बेंडिंग। अगर उनको बेंडिंग में मैक्सिमम करना है तो इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, मैक्सिमम कौन सी होनी चाहिए, अगर हमको फ्लेक्चरल में स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन चाहिए तो अगर आपको याद हो तो बेंडिंग इक्वेशन अगर आपको मालूम हो तो एम इज इक्वल टू एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर होता था, है कि नहीं। तो यहाँ से जब बेंडिंग स्ट्रेस निकालते थे तो एम अपॉन कितना, आई अपॉन वाई आ जाता था। तो एम अपॉन आई अपॉन वाई क्या हो जाता था, जेड। और इस जेड को ही हम क्या बोलते थे, सेक्शन मॉडुलस। और सेक्शन मॉडुलस ही मैंने आप लोग को बोला था कि सेक्शन मॉडुलस जो होगा हमारा जितना ज़्यादा होगा
उतना ही हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन होगा, उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन होगा, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस वो हमको देगा, रेजिस्टेंस अगेंस्ट लोड देगा, और उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बताई थी, ये सब किसको बताती हैं, सेक्शन मॉडुलस को। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़, हाँ, अगर आपको कोई भी कोर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेनी तो हमारा व्हाट्सअप नंबर 8077283538, आप हमसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं आफ्टर 6 PM। ठीक है, 6 PM के बाद आप कॉल करके अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 की हम बात करते हैं। इसमें बोल रहा है ऑफ द टू प्रिज्मेटिक बीम ऑफ सेम मटेरियल लेंथ एंड फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ। देखिए हमारे पास टू प्रिज्मेटिक बीम है, सेम तो मटेरियल के बने हुए हैं, सेम लेंथ है और सेम ही फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ है। वन ऑफ द सर्कुलर एंड अदर इज़ द स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। उनमें से एक का क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर है, और दूसरे का क्रॉस सेक्शन कैसा है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, दूसरे का स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द सर्कुलर एंड स्क्वायर बीम, हमको बताना है वेट, वेट का रेशियो कितना होगा, सर्कुलर सेक्शन का वेट लेना है और स्क्वायर सेक्शन का वेट लेना। अब हम इन सेक्शन का वेट कैसे निकालते हैं, वेट का फॉर्मूला तो सर m/g होता है। अब ना तो यहाँ पे मास मालूम है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो आपको एक और चीज़ भी तो मालूम है, यूनिट वेट इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। और यूनिट वेट हमारा क्या होगा, कांस्टेंट। यूनिट वेट क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे सेम मटेरियल है हमारे पास, तो सेम मटेरियल है तो दोनों का यूनिट वेट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यूनिट वेट अगर कांस्टेंट होगा तो वेट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, वॉल्यूम के। तो वेट अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के, तो वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ। अब उसने बोला है कि सेम मटेरियल है और सेम ही लेंथ है, तो लेंथ भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास वेट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया के। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया के। और अब एरिया आप निकाल ही सकते हो दोनों का, है कि नहीं। चलो देखो इस चीज़ को हम समझते हैं। तो जब हम वेट निकालेंगे तो वेट ऑफ सर्कुलर सेक्शन अपॉन वेट ऑफ स्क्वायर, तो वेट ऑफ सर्कुलर सेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया के। तो एरिया सर्कुलर सेक्शन का कितना होगा, अगर इसका डाया डी है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, π/4d²। तो यहाँ से आइए π/4d²। ठीक है, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर की अगर डायमेंशन ए है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, a⁻²। तो इसका एरिया आ गया a⁻²। तो यहाँ से जब इन दोनों को सोल्व करा तो हमारे पास आ गया π/4d/a²। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन 1 वेट का। अब यहाँ से हमको क्या क्या चाहिए, यहाँ से हमको चाहिए हाँ, एक और कंडीशन उसने बोली है कि हमारे पास जो बीम है उसकी सेम फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ है, बोला कि नहीं, सेम फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ है। तो हम इनकी फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ और निकालते हैं। तो सर्कुलर बीम की फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ निकालेंगे, फ्लेक्चरल स्ट्रेस यानी बेंडिंग स्ट्रेस जब हम उसकी निकालेंगे, तो मैंने अभी बताया था सिग्मा इज इक्वल टू m/i/y था। तो सिग्मा इज इक्वल टू m/y मैक्स अपॉन कितना हो जाएगा, i, अगर मैक्सिमम निकालना है तो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास y तो चलो हम निकाल लेंगे। अगर हमारे पास ये है और ये हमारे पास डाया इसका d है, तो डाया ये क्या होता था, y न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डेप्थ होती थी। तो अगर डाया है तो डाया का आधा रेडियस जो हो जाएगा वो हमारे पास dy/2 हो जाएगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो π/64 × d⁻² हो जाएगा हमारे पास। लेकिन हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालें, तो देखो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट उसने अगर हम देखें तो उसने बोला है हमसे सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल है, साथ में अगर ये सारी कंडीशन है तो वहाँ पे उसका कुछ ना कुछ वेट भी तो होगा। तो हम वेट की वजह से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। तो उसकी वेट की वजह से बेंडिंग मोमेंट होगा और WL/4 होगा। तो WL/4 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमने निकाल लिया। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आई गया, आई हमको पता है सारी चीज़ें, तो ये हमारे पास आ गई सर्कुलर बीम के लिए। सेम हम निकाल लेंगे स्क्वायर के लिए। और उसने बोला है कि सेम फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ है तो दोनों की स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे, इक्वल। तो जब इक्वल करेंगे तो यहाँ से हम सोल्व करके d/a³ की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, d/a³ की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो d/a की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से 1/3 पावर हो जाएगी। तो d/a की वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख देंगे तो 2/3 हो जाएगी। और जब इस सबको आप सोल्व करोगे तो पूरी कांस्टेंट वैल्यू है तो जो कि कितनी आएगी, 1.18 आएगी। अब इतनी कैलकुलेशन आप लोगों से उसी एग्ज़ाम में करवाएगा जिसमें आप लोग का कैलकुलेटर अलाउ होगा, या फिर आप लोग को ऐसे एग्ज़ाम में देगा किसी में जिसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा तो आपको ये क्वेश्चन स्किप करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये क्वेश्चन करना है कि स्किप करना है। ठीक है, तो अगर आप लोग को सेम क्वेश्चन मिल जाए तो आप वैल्यू याद कर सकते हो, अगर सेम क्वेश्चन नहीं मिला तो आपको स्किप करने में फ़ायदा रहेगा अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं एग्ज़ाम में वो छोड़ने के लिए बने होते हैं।
और हमेशा जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने लिए ही अपने प्रति पूरी ईमानदारी रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी को दिखाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो जब अपने प्रति आप ईमानदारी रखोगे तो चीज़ें सारी अपने आप होती चली जाएंगी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 57। इसमें बोला कि अ फ्लिच्ड बीम कंसिस्ट ऑफ अ वुडन joist 150 mm वाइड एंड 300 mm डीप, strengthened by steel plates 10 mm thick and 300 mm deep, one of the either side of the joist. If the modulus of elasticity of steel is 20 times the that of wood, then width of the equivalent wooden section. हमें width बतानी, equivalent wooden section की width क्या होगी। सबसे पहले तो सर हमको यही बता दो कि फ्लिच्ड बीम क्या होता है। तो देखो फ्लिच्ड बीम जो होता है कंपोजिट बीम होता है। कैसा होता है? कंपोजिट बीम होता है हमारे पास। और ये कंपोजिट बीम किस किस से मिल करके बना हुआ होता है? तो ये वुड से और स्टील से मिल करके बना हुआ होता है। वुड से और स्टील से मिल करके बना हुआ होता है हमारा कौन सा? कंपोजिट बीम। और फ्लिच्ड बीम एक कंपोजिट बीम होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हमारे पास एक और टर्म हम आरसीसी में पढ़ते हैं अपना, मॉडुलर रेशियो। क्या पढ़ते हैं? मॉडुलर रेशियो। तो वो मॉडुलर रेशियो क्या होता है? वो होता है हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। लेकिन यहाँ पर वुड की बात कर रहा है तो यहाँ पर वुड लेंगे, ठीक है। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वुड हम ले लिया। अब देखिए यहाँ पे हमसे क्वेश्चन बोल रखा है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील जो है ना वो 20 टाइम्स है किसके? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वुड के। तो इसका मतलब ई एस अपॉन ई डब्ल्यू जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ गई? 20। यानी कि इनडायरेक्ट वे में अगर हम देखें तो मॉडुलर रेशियो हमको गिवन है कितना? 20। मॉडुलर रेशियो हमको गिवन है 20। तो हमको ये कह रहा है, अब क्वेश्चन को मैं आप लोग को समझाता हूँ। वुडन का साइज़ हमको दे रखा है 150 mm जो है वाइड है, 300 mm डीप है। और जो स्टील की प्लेट है जिससे मिलकर के दोनों बने हुए हैं वो 10 mm थिक है और 300 mm क्या है? डीप है। तो हमको ये बताना है इक्विवेलेंट वुडन सेक्शन जो होगा उसकी बिड्थ कितनी होगी। तो इक्विवेलेंट यानी कि सबको कंबाइन करके बिड्थ कितनी होगी। तो अगर हम बिड्थ निकालेंगे तो बिड्थ निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? देखिए, अगर हमको वुडन सेक्शन की बिड्थ निकालनी है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। एक तो 150 mm तो हमारे पास ये हो गया, 150 mm तो ये हो गया वाइड, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप बात करोगे तो हमारे पास ये कितना है? 10 mm। ये कितना है? 10 mm। 10 mm हमारे पास कौन से है? स्टील वाला। तो स्टील वाले को हमें इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा किसके लिए? वुड के लिए। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे मॉडुलर रेशियो से। मॉडुलर रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास वो आ पाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। और साथ में अगर हम देखें तो प्लस एक हमारे पास, अब देखो एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, जब फ्लेच्ड बीम होगा तो बीच में हमारे पास वुड होगी। तो इधर भी स्टील लगी हुई होगी, इधर भी स्टील होगी। तो एक बार तो हमने स्टील के लिए ले लिया, एक इधर की साइड के, तो इधर की साइड के लिए स्टील के लिए भी लेंगे। तो 10 × 20। तो जब आप इस सबको सोल्व करोगे तो 200 ये 200 ये 400 हो गया और 150 ये तो 550। सही आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये भी आप लोगों को सॉल्यूशन अवेलेबल करा दिया, इसको भी आप देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। इसमें बोल रहा है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बतानी। अब देखो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, रेक्टेंगुलर के लिए, ट्रेंगुलर के लिए हमें याद होनी चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो हम क्या रेशियो निकाल करके अपना चलते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और एवरेज शियर स्ट्रेस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को मैं बोल रहा हूँ बाई हार्ट याद होनी चाहिए। देखो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अपॉन एवरेज शियर स्ट्रेस का रेशियो 3/2 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो आता है 4/3 आता है इनका रेशियो 3/2 होता है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अपॉन एवरेज शियर स्ट्रेस का रेशियो 1.5 टाइम 1. मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अपॉन एवरेज शियर स्ट्रेस का रेशियो 3/2 होता है रेक्टेंगुलर के केस में। सर्कुलर के केस में क्या है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अपॉन एवरेज शियर स्ट्रेस का रेशियो 4/3 होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैक्सिमम और एवरेज शियर स्ट्रेस का रेशियो ट्रायंगुलर के केस में 3/2 होता है। लेकिन ये मैक्सिमम और एवरेज का है। और अगर हम न्यूट्रल एक्सिस पे निकालें, न्यूट्रल एक्सिस पे और हम मैक्सिमम स्ट्रेस और न्यूट्रल एक्सिस पे अगर हम स्ट्रेस निकालें तो उसका रेशियो 4/3 आता है ट्रायंगुलर के केस में। मतलब कहने का ये है कि जो हमारे पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होती हैं वो मिड में होती हैं
सेक्शन के कहाँ पर होती है, मिड में। तो अगर ये हमारे पास ट्रायंगुलर सेक्शन है, इसकी हाइट अगर h है तो इसका मिड कहाँ पर लाई करेगा, टॉप से भी h/2 पे और बॉटम से भी h/2 पे। जबकि जो न्यूट्रल एक्सिस होती है वो कहाँ पर लाई करती है, टॉप से लाई करती है 2h/3 पे और बॉटम से लाई करती है h/3 पे। तो अगर मैक्सिमम और न्यूट्रल एक्सिस की शियर स्ट्रेस का रेशियो पूछे तो 4/3 होता है, और मैक्सिमम अपॉन एवरेज का पूछे तो 3/2 होता है। तो ये भी मैंने आप लोग को बता दिया, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्कुलर सेक्शन के केस में हमसे पूछा था तो 4/3 होता है। ठीक है, यहाँ पे बोला भी है कि एवरेज शियर स्ट्रेस है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अ बीम ऑफ अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज 100 mm वाइड एंड 200 mm डीप इफ द सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू अ शियर फोर्स ऑफ 20 kN। शियर फोर्स 20 kN लग रहा है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताना है। देखो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में मैक्सिमम अपॉन एवरेज शियर स्ट्रेस का रेशियो 3/2 होता है। अभी मैंने आपको बताया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालनी, 3/2 को 1/5 लिख लेंगे। और एवरेज शियर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, शियर फोर्स अपॉन एरिया। तो 1/5 शियर फोर्स कितना 20 kN में है, तो इसको न्यूटन में कर लेंगे 10⁻3। अब एरिया कितना हो जाएगा, रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा 100 × 200। तो जब आप इसको सबको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आप लोग के पास क्या है, मिल जाएगा आप लोग को आंसर। और इसका जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आएगा, 1.5 N/mm²। ठीक है, तो देखो इसी की हेल्प से हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया सीआर। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आता है और हम छोड़ देते हैं कि कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन पता नहीं कैसे होगा, और देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60। तो यहाँ पे हमसे ये बोल रहा है कि इफ़ द मैक्सिमम फ्लेक्चरल स्ट्रेस इन अ टिम्बर जॉइस्ट ऑफ द फ्लेच्ड बीम, एक फ्लेच्ड बीम है और उसमें मैक्सिमम फ्लेक्चरल स्ट्रेस जो है टिम्बर में, क्योंकि फ्लेच्ड बीम किससे मिलकर के बना होता है, टिम्बर होगा और स्टील होगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि मैक्सिमम फ्लेक्चरल स्ट्रेस जो है टिम्बर में, टिम्बर वाले सेक्शन में कितनी है, 7 N/mm² है। तो हमको मैक्सिमम स्ट्रेस बतानी है स्टील में, स्टील में कितनी मैक्सिमम स्ट्रेस होगी ये हमको बतानी है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, हमको मॉडुलर रेशियो दिया हुआ है, एम की वैल्यू दी हुई 10। तो हमको मालूम है यार कि जो मॉडुलर रेशियो होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वुड। और इलास्टिसिटी इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो इलास्टिसिटी क्या होगी, स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, है कि नहीं। तो हम एम को क्या कह सकते हैं, स्ट्रेस इन स्टील अपॉन स्ट्रेस इन वुड कह सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे स्ट्रेस हमको स्टील में निकालनी है, तो एम इंटू स्ट्रेस इन कितना हो जाएगा वुड। एम की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 गिवन है। और स्ट्रेस वुड में कितनी गिवन है क्वेश्चन में, तो 7 गिवन है। तो आंसर कितना आएगा, 70 N/mm²। तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे इसको सोल्व भी कर दिया आप लोग के लिए, सॉल्यूशन आप लोग को यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर। अब आप लोग को जैसा कि मैंने आप लोग को बोला, अगर गुप्ता एंड गुप्ता बुक का आप लोग कंप्लीट सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से जा करके आप देख सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार कमेंट कर दिया करो, हमारा मोटिवेशन थोड़ा बढ़ा दिया करो। और अच्छा आप लोग के लिए वर्क करने का मन करता है, तो अगर आप कमेंट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो, तो मन करता है और अच्छे से आप लोग के लिए वर्क किया जाए। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी यार, ये काम ज़रूर करना। और आप लोग को अगर एप्लीकेशन देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है मैंने, जा करके वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। सभी सब्जेक्ट्स का आप लोग को वहाँ पे सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।